देखिएगा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना मैकेनिक्स के पार्ट डायनेमिक्स का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इलास्टिक स्ट्रिंग्स। यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करना है और इलास्टिक स्ट्रिंग को डिस्कस करना है। और एक टॉपिक इसमें एक्स्ट्रा भी कराया जाएगा बुक से, जो बुक में नहीं है। थोड़े से 8-10 क्वेश्चन उसके भी होंगे। काफ़ी लेंथी चैप्टर है और यहाँ से भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगी। पूरी संभावना जो है इसमें बनी रहती है। आप देखिएगा, चैप्टर नंबर 3 है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इलास्टिक स्ट्रिंग। सबसे पहले आर्टिकल 3.1 के बारे में बात करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर कोई पार्टिकल सरल रेखा में इस प्रकार से गति करता है कि उसका त्वरण सदैव एक स्थिर बिंदु की ओर होता है और उस त्वरण का मान उस स्थिर बिंदु से दूरी के समानुपाती होता है, तो कण की गति जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति कहलाती है। अब यहाँ देखिएगा, डेफिनेशन में भी यही है। If a particle moves in a straight line path such that its acceleration is directed towards a fixed point, इसका त्वरण स्थिर बिंदु की ओर होना चाहिए and is always proportional to the distance, और दूरी के समानुपाती होना चाहिए from fixed point, स्थिर बिंदु से, is called simple harmonic motion। तो इसकी जो गति है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपकी कहलाएगी। अब आप इसके लिए देखिएगा, ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, ये मेरा पॉइंट O है, ये पॉइंट मेरा A है और ये पॉइंट है मेरा A डैश। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, O, ये मेरा O जो है फिक्स पॉइंट रहेगा। मेरा कोई पार्टिकल यहाँ से चलता है, A बिंदु से चलता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल a है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल a है। अब फिजिक्स वालों के हिसाब से O जो है ये बल का, मैथ वालों के हिसाब से जो है वो O बल का केंद्र कहलाता है। फिजिक्स वालों के हिसाब से O जो है वो मीन पोजीशन कहलाता है, यानी कि साम्य स्थिति कहलाती है। और O से A और A डैश के बीच में, A से A डैश के बीच में जो है मेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो O से A तक की दूरी स्मॉल a है, O से A डैश तक की दूरी स्मॉल a है। ये हमारा कहलाएगा आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, ये है। अब ये मान लीजिएगा कोई पार्टिकल जो है बिंदु A से चलना शुरू होता है। हम यहाँ पार्टिकल को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी और किसी समय हमारा पार्टिकल बिंदु P पर होगा। और मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारी x है, ये डिस्टेंस हमारी x है। जब पार्टिकल बिंदु P पर आएगा तो पार्टिकल A से चलना शुरू करता है, विराम से चलना शुरू करता है और बिंदु P पर आता है। और O से डिस्टेंस, यहाँ ध्यान रखना है, जब आप डिस्टेंस नापेंगे तो सेंटर ऑफ फोर्स से नापेंगे। O से P तक की डिस्टेंस x है। अब इस समय पार्टिकल जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है और जो एक्सीलरेशन होगा पार्टिकल अंदर की तरफ आ रहा है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट नापा जा रहा है x, वो बाहर की तरफ को नापा जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, इधर को x एक्सिस है, राइट हैंड साइड में मैंने x एक्सिस नापी है। यहाँ पर मैथ और फिजिक्स में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होने का है। मैथ वाले जो भी काम करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से करते हैं। अगर उनकी पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई जाता है तो वो पॉजिटिव साइन लेते हैं, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन के कोई अपोजिट आता है तो वो नेगेटिव साइन लेते हैं। अब देखिएगा, अब पार्टिकल को मैं A से चलाता हूँ, रेस्ट से चला रहा हूँ पार्टिकल को। लेट O इज सेंटर ऑफ फोर्स, O जो है आपका सेंटर ऑफ फोर्स है। and a particle starts from A with velocity 0. Let O is center of force and a particle starts from A with velocity 0 towards O। अब पार्टिकल जो है आपका बिंदु A से विराम से चलना शुरू करता है और वो O की तरफ चलता है। लेट P be the position, let P be the position of particle at any time t such that OP is equal to x। जो P है किस समय t समय पर पार्टिकल की पोजीशन जो है वो बिंदु P पर है और OP जो है इक्वल टू x है। अब ये बना देते हैं द इक्वेशन ऑफ मोशन।
अब मैथ वालों के हिसाब से बात करिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन आप बनाने वाले हैं, एक्स डिस्प्लेसमेंट है आपका, दो बार अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो ये बन जाता है dx/dt² प्रोपोर्शनल टू, एसएचएम की डेफिनेशन लगा दीजिएगा, विस्थापन के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल टू x आ जाएगा। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन करा है d2x/dt², तो ये x की बढ़ती दिशा में होगा, राइट हैंड साइड में होगा, इधर की तरफ होगा, लेकिन आपका जो पार्टिकल है वो अंदर की तरफ चल रहा है, तो आपको इस पर माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस आ गया। ध्यान रखिएगा अगर माइनस नहीं होगा तो कभी ये एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता। तो यहाँ से एक कांस्टेंट ले आते हैं, d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस का μx, d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस का μh, ये कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है, इसी से आपको पहचान पड़ सकती है कि जो है वो एसएचएम होगा ये नहीं होगा, जो इसे सेटिस्फाई करते हुए एसएचएम होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस के μx है। 11th क्लास में भी और आपको बीएससी पार्ट में भी फिजिक्स में ये एसएचएम पढ़ाई जाती है, वो d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस का ω² x लेते हैं। तो यानी कि इन फिजिक्स म्यू इज इक्वल टू ω², यानी कि आप कोई भी फिजिक्स का फार्मूला अगर हमारे मैथ में यूज करना चाहते हैं तो आप म्यू की जगह ω² रखिएगा। तो म्यू की जगह आप ω² यानी कि कोणीय वेग का स्क्वायर अगर आप ले लेंगे तो आपका जो मैथ वाला फार्मूला है वो ऑटोमेटिकली जो है वो फिजिक्स वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस का μx है। अब एसिलेशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो चुकी है, d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस का μx। लेकिन एसिलेशन के तीन फार्मूले होते हैं, d2x/dt² है, dv/dt है और vdv/dx। अब मैं इसका दूसरा रूप लिख देता हूँ, मैं वेलोसिटी निकालने जा रहा हूँ, और vdv/dx इज इक्वल टू माइनस μx, vdv इज इक्वल टू माइनस μx, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई डाल दीजिएगा, इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन v² इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस μx² प्लस c1। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा। अब c1 कांस्टेंट की वैल्यू निकालने चलने हैं। आपका पार्टिकल जो है वो बिंदु ए से चलना शुरू होता है, विराम से। कंडीशन लगाइएगा, इनिशियली एट ए v इक्वल टू 0, पार्टिकल जो है विराम से चला है, v इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू माइनस μa² प्लस c1 इक्वल टू हो जाता है μa²। पुटिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 रख दीजिएगा, तो v² इक्वल टू आ जाता है μa² माइनस x²। ये अपना वेलोसिटी का फार्मूला तैयार करिएगा। यहाँ पर एसिलेशन का फार्मूला पड़ा हुआ है, ये v² इक्वल टू आ चुका है μa² माइनस x²। ये आपका ये वेलोसिटी का फार्मूला आपका तैयार हो चुका है एसएचएम की टर्म्स में। यहाँ पर v² इक्वल टू μa² माइनस x² है। अब मैं टाइम की तरफ बढ़ने जाता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लेने जा रहा हूँ, और आप इसे लिख सकते हैं dx/dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू μa² माइनस का x²। जब आप इसके साथ अंडर रूट लेंगे तो एक माइनस और लगाएंगे, dx/dt इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट a² माइनस x²। यहाँ ध्यान रखिएगा, हम यहाँ मैथ वाले हैं, तो यहाँ पर हमने dx/dt के साथ माइनस लगाया है, क्योंकि हमारा पार्टिकल a से अंदर की तरफ को आ रहा है। तो जब पार्टिकल a अंदर की तरफ आ जाएगा तो x जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, लेकिन टाइम कभी डिक्रीज नहीं होता है ना। इसके लिए भी एक लाइन लिख देते हैं, ये लिख देते हैं नेगेटिव साइन इज टेकन एज x डिक्रीजेस, विद इंक्रीज
देखेगा समय तो कभी नहीं घटता है, लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल अंदर की तरफ आता चला जाएगा तो एक्स घटता चला जाएगा। तो इसी कारण से हमने यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह का जो है प्रयोग किया है। अब यहाँ से अंदर इंटीग्रेशन की तैयारी करता हूं मैं। dt ये ले लीजिएगा माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट न्यू dt। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूं मैं, इसे मुझे फिर भी बाद में जरूरत पड़ेगी। इंटीग्रेटेड ये हो जाता है cos इनवर्स a प्लस टी अंडर रूट म्यू प्लस c2। अभी इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब मुझे कांस्टेंट c2 की जरूरत है। अब यहाँ पर मुझे कांस्टेंट c2 की जरूरत है। अब आप एक काम करिएगा, फिर दोबारा a पर चलिएगा। पार्टिकल ने a से चलना शुरू करा था तो उस समय जो समय था वो तो 0 था, और o से a तक का जो o यहाँ पर ओरिजिन का काम कर रहा है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो o से a तक की दूरी स्मॉल a से रिप्रेजेंट हो रही है इनिशियली एट a, x इक्वल टू a है, t इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 इक्वल टू 0 प्लस c2 इक्वल टू 0। 14 इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में c2 की वैल्यू 0 रख दीजिएगा तो x इक्वल टू आ जाता है आपका a cos अंडर रूट म्यू इनटू t। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ SHM। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ चुकी है। अब मैं बात कर रहा हूँ टाइम पीरियड की। अब मैं टाइम पीरियड की बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर टाइम पीरियड, पार्टिकल मेरा a से चला था, a से o तक आएगा, o से फिर a डैश तक जाएगा, फिर a डैश से वापस o तक आएगा और फिर o से वापस a तक आ जाएगा। तो पार्टिकल जहां से चलता है लौट करके जब वहीं आ जाता है तो वहां तक का जो समय लगता है वो आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड लगता है, टाइम पीरियड कहलाता है। अब मैं जो अपने डायग्राम बनाया गया था उसमें टाइम निकाल रहा हूँ a से लेकर के o तक का। ये है टाइम taken by particle from A to O by equation 2। इक्वेशन नंबर 2 से आ जाइएगा, इधर तो इंटीग्रेशन dt डाल दीजिएगा, इधर डाल दीजिएगा माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट म्यू डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, a से मान लीजिएगा मैं o जा रहा हूँ, तो मान लीजिएगा लिमिट ले लेता हूँ। जब टाइम 0 से t1 है, a मेरी इनिशियल लिमिट होगी, o मेरी फाइनल लिमिट हो जाएगी। क्या हो जाएगा a से 0। यहाँ जब इंटीग्रेशन करेंगे तो t1 हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू हो जाएगा cos इनवर्स हो जाएगा x अपॉन a, और लिमिट हो जाएगी a से 0। जब आप cos इनवर्स 0 डालेंगे तो π/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू π/2 cos इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी 0। अब देखिएगा आपका टाइम कितना बना है, पाई अपॉन 2 अंडर रूट म्यू। ये बन चुका है T1 इक्वल टू आ गया है पाई अपॉन 2 अंडर रूट म्यू। ये टाइम है, ये टाइम पीरियड का 1/4 होता है, क्योंकि आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक ही पोजीशन से मीन पोजीशन यानी कि सेंटर ऑफ फोर्स O तक आप आए हैं, तो ये टाइम पीरियड का 1/4 होता है। अब मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा टाइम पीरियड तैयार हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ SHM इक्वल टू 4t1। तो टाइम पीरियड को कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। ध्यान रखिएगा जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो आपको सिखाया होता है t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। फिजिक्स के फार्मूले में, मैथ के फार्मूले में कोई अंतर नहीं है, बस करना क्या होता है आपको अंडर रूट म्यू को हटा करके आप ओमेगा अगर डाल देंगे तो मैथ वाले फार्मूले फिजिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आपके SHM का टाइम पीरियड है, ये आपके फार्मूले तैयार हो रहे हैं t इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। उसके बाद ये है आर्टिकल 3.2,
you have geometrical representation of SHM, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM यानी कि सरल आवर्त गति की ज्यामितीय व्याख्या। ये ज्यामितीय व्याख्या वही होती है जो फिजिक्स वाले सबसे शुरू में डेफिनेशन सिखाते हैं। देखिएगा आपके पास एक सर्किल है, ये सर्किल का डायमीटर ले लीजिएगा a डैश o, रेडियस आपकी स्मॉल a है। अब ऐसा मान करके चलिएगा पार्टिकल जो है बिंदु A से चलना शुरू करता है, ठीक है ना। पार्टिकल जो है बिंदु A से चलना शुरू करता है और ऊपर की डायरेक्शन में है और किसी समय यहाँ है बिंदु P पर। बिंदु P पर आपका पार्टिकल है। अब होता क्या है, P से आप यहाँ परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये पॉइंट है N, O को आप ओरिजिन की तरह से ट्रीट करिएगा और ये आपका है X, ये आपका X है। होता क्या है, अगर पार्टिकल कोई नियत चाल से वृत्त में गतिमान होता है तो उस पार्टिकल की पोजीशन से अगर आप डायामीटर यानी कि व्यास पर अभिलंब डाल देते हैं तो अभिलंब का जो पाथ होता है उसकी गति हमेशा सरल आवर्त गति होती है। यानी कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में ये कहा जाता है कि कोई कण जो है अगर एक समान चाल से सरल रेखा वृत्ताकार पथ में गतिमान है तो उसके प्रत्येक बिंदु में जो उसकी स्थिति होगी वहां से जो आप लंब डालेंगे उसके लंब का पैर जो होगा वो सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, अब यहाँ पर ये डेफिनेशन है, ये फिजिक्स वाली बनाने वाले हैं। रेडियस a है, ये रेडियस a हो जाएगी, ये एंगल हो जाएगा आपका ओमेगा टी। एक समान कोणीय वेग से चल रहा है तो थीटा इक्वल टू हमने ओमेगा टी यूज कर रहा है। अब ये फिजिक्स वाला डायग्राम है तो डेफिनेशन भी जो है वो फिजिक्स वाली यूज कर रहा है, ये है। अब इसकी डेफिनेशन में हो जाता है इफ ए पार्टिकल describe a circle with constant angular velocity, comma the foot of perpendicular from the particle on diameter moves with SHM। ये आपकी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन हो जाती है। If a particle describe a circle with constant angular velocity, comma the foot of perpendicular from the particle on diameter moves with SHM। ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है। ये है let a particle is moving in a circle of radius small a and center O with constant angular velocity ओमेगा। अब आपने मान लिया है कि एक पार्टिकल जो है वो ओमेगा कोणीय वेग से चल रहा है त्रिज्या a के वृत्त में, और उस सर्किल का त्रिज्या a के सर्किल में चल रहा है। उस सर्किल का जो सेंटर है वो O है। अब परपेंडिकुलर का जिक्र कर दीजिएगा। Let P and S perpendicular from P to diameter A dash. The motion of n will be SHM। तो परपेंडिकुलर का जो पैर है, जो पी एन परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का जो फुट हुआ डायमीटर पर वो एन हुआ, तो एन का जो मोशन होगा वो SHM होगा। अब ट्रायंगल मान लीजिएगा, इन ट्रायंगल ओ एन पी, यहाँ से cos ओमेगा टी इक्वल टू लगा दीजिएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो x इक्वल टू a cos ओमेगा टी हो जाएगा। अगर आप
आप डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अगर आप एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये आपका d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। यहाँ से वैल्यू वापस रख देंगे आपको, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर x। और इस तरह से आपकी जो है फिजिक्स वाली जो इक्वेशंस है एसएचएम की वो तैयार हो जाती हैं। अब देखिएगा एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 3 है। अब मैं क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग जाता है क्वेश्चन लिखने में, बुक से पढ़िएगा क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3 के फर्स्ट क्वेश्चन में है, इन ए एसएचएम एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल द वेलोसिटी बी हाफ द मैक्सिमम। अगर आप सरलावर्त गति में हैं तो ऐसा कौन सी दूरी होगी सेंटर से, सेंटर का मतलब या सेंटर ऑफ फोर्स से है कि सेंटर से इतने ऐसी कौन सी दूरी होगी, विल द वेलोसिटी बी हाफ द मैक्सिमम, जो वेलोसिटी होगी वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी का आधी हो जाएगी। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जो फिजिक्स की बुक में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वही है यहाँ पर। ये है नंबर 1, वेलोसिटी इन एसएचएम v इक्वल टू है आपका अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और मैक्सिमम वैल्यू, माइनस वाली वैल्यू को 0 डाल दीजिएगा, x इक्वल टू 0, तो v मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाता है a अंडर रूट म्यू। गिवन दैट, अब आपको ऐसे डिस्टेंस के बारे में बात करनी है जहां पर वेलोसिटी अपने मैक्सिमम मान की आधी हो जाती है। गिवन दैट v इक्वल टू 1/2 हाफ मैक्सिमम, तो ये हो जाता है अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ए अंडर रूट म्यू। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाता है 4a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, x इक्वल टू प्लस माइनस a रूट 3/2 हो जाता है। ये वो पोजीशन है जहां पर पार्टिकल का जो वेग होगा वो अपने अधिकतम वेग का जो है आधा रह जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में द स्पीड b ऑफ ए पॉइंट p which moves in a straight line is given by the relation v स्क्वायर इक्वल टू है a माइनस b x स्क्वायर। ये वेलोसिटी का रिलेशन आपको दे रखा है, where x is the distance of point p from a fixed point on the path a and b, तीन कांस्टेंट स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों नियतांक हैं। सो दैट द मोशन ऑफ p इज सिंपल हार्मोनिक। पहले तो आपको सिद्ध करना है इसकी गति जो है वो सरल आवर्त गति होगी, एंड डिटरमाइन इट्स एम्पलीट्यूड एंड पीरियड, और इसका एम्पलीट्यूड निकालना है, पीरियड निकालना है। बुक में पीरियड जो है वो गलत दे रखा है, एक एसएचएम प्रूव करना है, एक एम्पलीट्यूड निकालना है और एक निकालना है पीरियड। अब बी स्क्वायर इक्वल टू है ए माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर। आप इसे ऐसे कर लीजिएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाता है 2b dv अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2bx, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, b dv अपॉन dx एसिलेशन बन चुका है। तो ये हो गया एसिलेशन इज इक्वल टू माइनस का dx। एसिलेशन की डेफिनेशन कंप्लीट। जब जो त्वरण यानी कि एसिलेशन है वो विस्थापन के समानुपाती होता है, माइनस के साथ माइनस चिन्ह होता है, b यहाँ पर नियतांक पड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो मोशन होती है वो एसएचएम होती है। which prove that motion is एसएचएम। इससे सिद्ध हो जाता है कि जो पार्टिकल की गति होगी वो सरल आवर्त गति होगी। अब अपना मेन फार्मूला ले लीजिएगा, चूंकि
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमने निकाला था माइनस का म्यू एक्स, अब यहाँ माइनस का म्यू एक्स है और यहाँ माइनस का डी एक्स है, देन म्यू इज इक्वल टू हो जाता है बी। अब आप ले लीजिएगा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू 2 पाई अपॉन अंडर रूट बी। इस तरह से आपका टाइम पीरियड तैयार हो जाता है। टाइम पीरियड तैयार हो गया है, फिर उसने एम्पलीट्यूड लेने के लिए कहा है। अब एम्पलीट्यूड है, आप देखिएगा जैसे पार्टिकल हमारा बीच में होता है, मीन पोजीशन पर होता है, तो उस समय उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। जब वो किनारे पर जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो जहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है और आप दूसरे किनारे तक जाते हैं जहाँ पर वेलोसिटी 0 होती है, तो ये वाली जो दूरी है वो एम्पलीट्यूड कहलाती है। तो आप जो क्या करेंगे, जब एम्पलीट्यूड लेने जाएंगे तो आप वेलोसिटी को ध्यान रखिएगा 0 लिख लीजिएगा। वेलोसिटी 0 लेने से जो एक्स का मैग्नीट्यूड आएगा वो आपका एम्पलीट्यूड होता है। अब ऐसे कर लेते हैं, फॉर एम्पलीट्यूड b इक्वल टू 0 बाई इक्वेशन 1 x इक्वल टू हो जाता है प्लस माइनस अंडर रूट a अपॉन b, इट्स मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड इक्वल टू मोड x इक्वल टू अंडर रूट a अपॉन b। और इस तरह से आपका जो है एम्पलीट्यूड तैयार हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन में है ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी एट डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन इज, वेलोसिटी दे रखी है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। वेलोसिटी इज इक्वल टू के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी है के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर के एंड ए आर कांस्टेंट। प्रूव दैट द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक एंड फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड द पीरियोडिक टाइम ऑफ मोशन। आयाम निकालना है, सरलावर्त गति सिद्ध करनी है और आवर्तकाल निकालना है। ध्यान से देख लीजिएगा, बना बनाया सवाल है। आप यहाँ से b इक्वल टू ले लेते हैं के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डू एज क्वेश्चन 2। अब बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बी स्क्वायर था, क्वेश्चन नंबर 3 में ही मैंने बी स्क्वायर बना दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर दीजिएगा और आपके रिजल्ट जो है वो तैयार हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन में है ए पार्टिकल इज मूविंग विद एसएचएम। एक पार्टिकल सरल आवर्त गति कर रहा है एंड वाइल मेकिंग एन एक्सकर्शन, और जब वाइल मेकिंग एन एक्सकर्शन फ्रॉम वन पोजीशन ऑफ रेस्ट टू द अदर। एक्सकर्शन का मतलब निकास से होता है, निकलने से होता है, यानी कि जब वो एक विराम की स्थिति से दूसरे विराम की स्थिति की ओर जा रहा होता है, यानी कि वो एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जा रहा है। रेस्ट वन पोजीशन ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। इसकी जो दूरियां हैं इसके पाथ के मध्य बिंदु से इट्स एट 3 कॉन्सिक्यूटिव सेकेंड, 3 कॉन्सिक्यूटिव सेकेंड पर 3 क्रमागत अंतराल लेने हैं। और ऑब्जर्व टू बी x1, x2, x3। वो जो ज्ञात की गई है वो x1, x2, x3 ज्ञात की गई है। प्रूव दैट द टाइम ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज 2 पाई अपॉन थीटा। तो सिद्ध करके दिखाना है कंप्लीट ऑक्सीलेशन का जो टाइम है वो 2 पाई अपॉन थीटा होगा, यानी कि जो आवर्तकाल है वो सिद्ध करना है। वेयर थीटा इज इक्वल टू दे रखा है cos इनवर्स x1 प्लस x3 अपॉन 2x2। ये 2018 के इंप्रूवमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ देखिएगा आप, मीन पोजीशन ए हो गया, ये ओ हो गई मीन पोजीशन, ये पॉइंट ए हो गया, ये ए डैश हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका एम्पलीट्यूड ए है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जब पार्टिकल एक रेस्ट की पोजीशन से दूसरे रेस्ट की पोजीशन की तरफ जा रहा होता है तो 3 क्रमागत जो समय अंतराल है, उन 3 क्रमागत समय अंतराल में जो उसकी डिस्प्लेसमेंट लेनी है मीन पोजीशन से, यानी कि पाथ के मिड पॉइंट से, वो x1, x2, x3 लेनी है। तब आपको आवर्तकाल जो है वो सिद्ध करना है। आप ऐसा मान लीजिएगा डायग्राम में ए से ए डैश है, ये 3 पोजीशन लेता हूं मैं, ये 3 पोजीशन है मान लीजिएगा बी सी डी। ये x1 ले लेता हूं,
ये x2 ले लेता हूँ और ये ले लेता हूँ x3। और ये जो लेनी है 3 क्रमागत सेकंड पर लेनी है। एक का टाइम मैं t ले लूंगा, एक का टाइम t+1 ले लूंगा और एक का टाइम ले लूंगा t+2। ऐसे ले लेते हैं। when particle, बल्कि ऐसे कर लेते हैं, let the particle have positions B, C, D at 3 consecutive second t+1 t+2। ये 3 क्रमागत सेकंड हो गए हैं जहां पर आपके पार्टिकल की पोजीशन एक ही t पर है, एक ही t+1 पर है, एक ही t+2 पर है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लगा दीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, फ्रॉम x = a cos √μt चलिएगा एट d पर चलिएगा। d की पोजीशन को देख लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट x1 है और टाइम t है। x1 = a cos √μt इक्वेशन 1। एट c पर चलिएगा। x2 = a cos √μ t+1 इक्वेशन 2। एट d पर चलिएगा। x3 = a cos √μ t+2 इक्वेशन नंबर 3। अब बुक में जो दे रखा है वो cos इनवर्स का आगे x1 + x3 दे रखा है, तो 1 और 3 को ऐड कर दीजिएगा। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। तो x1 + x3 = हो जाएगा a cos √μ t+2 + cos √μ। cos c + cos d लगा दीजिएगा यहाँ पर। x1 + x3 = 2a आ जाएगा cos √μ, तो दोनों का कॉमन आ जाएगा, तब दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो 2t+2 बनेगा, आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √μ t+1 और 2 cos c + cos d लगा रहे हैं, तो ये हो जाता है 2 cos c + d/2 cos c - d/2। जब हम माइनस करेंगे तो √d वाली जो टर्म है वो कट जाएगी। यहाँ हो जाता है cos √μ। अब इस वैल्यू को देख लीजिएगा, ये वाली टर्म देखिएगा यहाँ पड़ी हुई है। यूज इक्वेशन 2। x1 + x3 = हो जाता है 2x2 cos √μ। तो यहाँ से √μ = हो जाता है cos इनवर्स x1 + x3 2x2। √μ की वैल्यू आ चुकी है cos इनवर्स x1 + x3 2x2 = ये आपका थीटा हो जाता है। ये वैल्यू ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि थीटा की जो वैल्यू है cos इनवर्स x1 + x3 2x2 है। ये मैंने थीटा डाल दिया है। अब ये ले लीजिएगा टाइम पीरियड = 2π/√μ। तो ये टाइम पीरियड हो जाता है 2π/θ। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है। टाइम पीरियड 2π/θ हो चुका है और थीटा की वैल्यू आपके सामने पड़ी हुई है cos इनवर्स x1 + x3 2x2। ये वैल्यू पड़ी हुई है जो क्वेश्चन नंबर 5 है 2 नॉट 2a। क्वेश्चन नंबर 5 को मत करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 आर्टिकल है। आर्टिकल करिएगा। आर्टिकल में जो आपने फार्मूला निकाला था, आर्टिकल में आपने b² निकाला था μa² - x² और सबसे लास्ट में निकाला था t = 2π/√μ। तो यहाँ से μ की वैल्यू आ जाती है 4π² अब इस वैल्यू को उठा करके यहाँ डाल दीजिएगा, तो ये हो जाता है b² t² = 4π² a² - x²। ये आपका रिलेशन तैयार हो गया है। ये रिलेशन जो है वो तैयार हो गया है। आज तक के लिए इतना काफ़ी है।